हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर लॉन्चर केमिस्ट्री बाय रवि रोशन सर। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो अब हम लोगों का सेकेंड चैप्टर क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो आइए हम लोग हेडिंग लिखते हैं एज ए चैप्टर। क्लास 11th के लिए सेकेंड चैप्टर है ये, या आप सेकेंड टॉपिक भी इसे कह सकते हैं। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस यूनिट में मेनली आपको स्ट्रक्चरल बेसिस पे ओपन चेन, क्लोज चेन, फिर उनके सब कैटेगरीज और साथ ही फंक्शनल ग्रुप के आधार पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखना है। लेकिन हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझें जो आपको आगे के थ्योरीज को समझने में और उसे लिखने में हेल्प करेगा। इस कड़ी में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन तरीकों से दर्शाते हैं, इसके लिए सबसे पहला जो तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड वन इज कंडेंस्ड फॉर्म, और इसे आप कंडेंस्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो कंडेंस्ड फॉर्म हम लोग लिखें। थर्ड में एक्सपेंडेड फॉर्म, और फोर्थ पॉइंट के रूप में हम लोग लिख रहे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसे आप शॉर्टली बीएल स्ट्रक्चर भी देखिएगा लिखा हुआ। ये पूरा वर्ड होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इनके अलावे और भी कई तरीके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि वेज डैश स्ट्रक्चर है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है, साथ ही आप कार्बोहाइड्रेट्स के केस में देखेंगे हेबॉर्थ प्रोजेक्शन है। तो थ्री डायमेंशनली अन्य तरीके भी हैं, लेकिन हम लोग मेनली इस चार को समझें। फॉर एग्जांपल हम लोग ब्यूटेन का केस अगर कंसिडर करें या पेंटेन का केस मान लो हम रखते हैं, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आपका C5H12। अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में देखते हैं तो इसे पेंटेन के लिए हम कुछ इस तरह से सूचित करते हैं CH3, CH2, CH2 एंड अगेन CH3। इसको आप बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें एक्सपेंडेड फॉर्म की, तो जिस तरह से एक्सपेंड का अर्थ होता है फैलाना, आप एटम्स को कार्बन के साथ साथ जो भी हाइड्रोजन यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं उन सबों को एक्सपेंड करेंगे, इन्हें आप सजा के दिखाएंगे, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। तो इसके लिए 5 कार्बन का आप स्केलेटन दिखाएं और इनके साथ आप हाइड्रोजन एटम्स को कनेक्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह से पेंटेन के लिए आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसे आप एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर या एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पेंटेन कहते हैं। अगर हम बात करें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की, तो इसे आप जिगजैग फॉर्म से दिखाएंगे। चूँकि 5 कार्बन है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, ये जो जिगजैग फॉर्म हुआ इसी को नाम दिया गया है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी देखा था, ये पूरा वर्ड है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सबसे पहले इस वर्ड के लिए हम लोग डिफिनीशंस को समझें। अगर कहीं भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और उन एटम्स के बीच के बॉन्ड को लाइन के हेल्प से दर्शाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर आप इसे डिफिनीशन के रूप में लिखना चाहें तो आप लिख लें व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड with help of lines
और ये प्रायः जिगजैग लाइंस होते हैं, तो इसको हम लोग बाद के डिफिनीशन में देखेंगे। विथ हेल्प ऑफ लाइंस देन दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको दूसरे तरीके से आप कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे अभी चर्चा किया। कंस्टिट्यूएंट एटम्स और उनके बीच के बॉन्ड को जब हम लाइंस से दर्शाते हैं तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसका एक दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा कि व्हेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड bonds between atoms are represented with help of lines, then this is called bond line structure। अब यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, अभी एक दो छोटा सा लिखते हैं, फिर आगे इसके पॉइंट्स आएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 3 कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड का ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुआ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है CH3 CH2 CH3 के लिए। अगर हम इसमें एक कार्बन और कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। अब आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इन पॉइंट्स में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं, या कहीं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसके समझने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स का पालन करना होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जनरली जब सिर्फ 2 कार्बन होंगे तो उनके लिए स्ट्रेट लाइन होता है, और मोर देन 2 कार्बन हो ओपन चेन में तो उनके लिए जिगजैग लाइंस होते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, generally straight lines are used to represent two carbon atoms, but zigzag lines are used for more carbon atoms। हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप मोर देन 2 कार्बन में जिगजैग ही रखिए, कुछ ऐसे केसेस है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन इन जनरल 2 कार्बन के लिए स्ट्रेट लाइन, मोर देन 2 के लिए जिगजैग लाइन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे लिए ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेकेंड केस में आपको 2 डबल पैरेलल लाइन है और दोनों इक्वल है। थर्ड केस में आप 3 पैरेलल लाइन देखें। फिर जैसा कि हम लोगों ने पेंटेन के केस में देखा था, या ब्यूटेन के केस में आप रख लें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस केस में यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर हम यहाँ पे इसे एक्सपेंड करेंगे तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। इस केस में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इस केस में आप टोटल देख सकते हैं 4 कार्बन एटम्स है यहाँ पर, तो 1 2 3 4, और इस केस में 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। तो यहाँ पे आपको 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाना है। अब यहाँ पे अगर हम कार्बन के टेट्रावैलेंसी को काउंट करते हैं तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम आपका कनेक्ट होगा। और ध्यान रखेंगे कि जब कभी आप एक्सपेंडेड फॉर्म बना रहे हैं तो वहाँ टेट्रावैलेंसी हर कंडीशन में कार्बन के लिए कंप्लीटेड होगा। यहाँ पे H होंगे तो 2 H लगेगा,
फिर इसी तरह से यहाँ पे 3H, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो कुछ इस तरह से आप हाइड्रोजन को कनेक्ट करें। लास्ट केस में देखिए, लेफ्ट साइड CH3, देन CH2, आगे CH2, फिर इसके अगले पॉइंट पे CH2, फिर CH2 होगा और लास्ट में आपका CH3 होगा। तो इस तरह से हम अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट केस में 2 कार्बन का कंडीशन था, सेकेंड केस में भी 2 कार्बन का कंडीशन था, थर्ड केस में भी 2 कार्बन का कंडीशन था, नेक्स्ट 4 कार्बन और लास्टली आपके 6 कार्बन थे। अब इसके आगे सेकेंड पॉइंट के रूप में हमें ये ध्यान रखना है कि जब कभी आप जिगजैग लाइंस लिखते हैं तो उसके जितने भी इंट्स होंगे, कर्व होंगे या कट होंगे, वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि जनरली ऑल इंट्स कर्व एंड कट पॉइंट ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर will represent carbon atom। अगर यहाँ पे कार्बन के डिफरेंट कोई मेंबर हो, लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, अदर कोई भी एलिमेंट है, तो वो आपको इंडिकेटेड होता है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट जोड़ भी सकते हैं कि इफ अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट then it will indicated। तो अगर कोई अदर एटम होंगे तो वो आपको पहले से दिया होता है। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे लिए ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब इन केसेस में यदि देखा जाए, सबसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें, लेफ्ट और राइट ये 2 एंड पॉइंट्स हो गए जिनको मैं डॉट डाल रहा हूँ, और ये 2 कर्व पॉइंट हैं, तो फिर ये 2 कर्व पॉइंट हो गए। मीनिंग इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें तो टोटल 4 कार्बन है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में C4 का स्टेट है। सेकेंड केस में अगर देखा जाए तो सिमिलरली यहाँ पे इंट्स हैं लेफ्ट और राइट, और ये 2 कर्व पॉइंट हो गए। अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स को इस क्लोरीन को देख के कन्फ्यूज़न होता है, तो आप ध्यान रखिए कार्बन एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। इसलिए अगर हम इसे स्केलेटन वाइज सोचें तो फर्स्ट केस में 4 कार्बन का स्केलेटन कुछ इस तरह से आप लेते, सेकेंड केस में आपके लिए C4 स्टेट ही होगा, बट इसके स्केलेटन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ सेकेंड कार्बन पर राइट साइड से जो सेकेंड पोजीशन है उसके साथ क्लोरीन कनेक्टेड है। फिर अगले केस में आइए, ये इंड होगा, ये इंड आप मान सकते हैं, और ये सारे इंड्स पॉइंट, तो ये कार्बन होंगे। फिर ये कट है, ये कट है और ये कट है, तो ये भी कार्बन होगा। साथ ही यहाँ पे कर्व आ रहा है तो ये भी कार्बन होगा। इसलिए इस मॉलिक्यूल में आप देखें तो स्ट्रेट चेन के लिए आपके पास 6 कार्बन है, और फिर ये सारे साइड चेन माने जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए स्केलेटन सोचें तो 6 कार्बन का आप स्केलेटन बनाओगे। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, राइट साइड से सेकेंड कार्बन पे 2 साइड चेन है, जो एक ऊपर है और एक नीचे है। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे मेरा OH आ रहा है, तो यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप हम दर्शाएंगे, और नेक्स्ट जो कार्बन है वो साइड चेन के रूप में है। तो सेकेंड पॉइंट कि जनरली जितने भी इंड होंगे, कर्व होंगे या कट होंगे, वो कार्बन को दर्शाते हैं। अब थर्ड पॉइंट के रूप में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड को दर्शाता है, डबल लाइन से आप डबल बॉन्ड को दर्शाते हैं, और ट्रिपल लाइन विल रिप्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड। सो फॉर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, number of bonds
आर इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। आप इसको जरूर ध्यान में रखें, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जगह आपको काम देगा। तो जब कभी आप सिंगल लाइन रखते हैं दो एटम्स के बीच तो वो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल लाइंस रखते हैं तो डबल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल लाइंस का यूज़ करने पे वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। फोर्थ पॉइंट के रूप में आप ध्यान रखें, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लासेस में देखा है कि कार्बन के टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चरल कंडीशन होंगे, मीनिंग कार्बन अपना वैलेंसी 4 पूरा करता है। तो अगर आप मून लाइन स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं सपोज करिए, और उसमें कुछ कमी आ रहा है, तो उसको आपको हाइड्रोजन दे के पूरा करना होता है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में भी देखा था कि अगर अदर एलिमेंट्स होंगे तो वो इंडिकेटेड होते हैं। इसलिए फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिख लें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इफ रिमेनिंग then it must be fulfilled by using hydrogen। तो आप टेट्रावैलेंसी में जहाँ कहीं कमी देखेंगे उसको हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए। अब इसके बाद एक अगला पॉइंट, एक अगला टॉपिक आपके लिए है डिग्री ऑफ कार्बन। इसे आप कुछ कुछ बुक्स में टाइप्स ऑफ कार्बन के नाम से भी देखते हैं। तो ये डिग्री या टाइप जो कार्बन का डिसाइड होता है वो इस आधार पे बेस्ड है कि आपके कार्बन एटम का लिंकेज, आपके कार्बन एटम का कनेक्टिविटी नेबरिंग कितने कार्बन एटम से हो, वही डिसाइड करता है कार्बन का डिग्री। तो अगर हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे सोचते हैं तो इसके बेसिस पे कार्बन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट वन इज़ 1 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। अगर हम इसके लिए प्रॉपर वर्ड्स की बात करें तो 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन के लिए जो वर्ड आता है आपका दिस इज सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन जो आपने सिंबल लिखा है ये यूज्ड होता है टर्शियरी कार्बन के लिए, और 4 डिग्री कार्बन जो वर्ड है दिस इज क्वाटरनरी कार्बन। तो इसके डिफिनीशन के अगर पॉइंट्स हम लोग देखें तो वो कुछ इस तरह से होते हैं। आपको अगर प्राइमरी कार्बन लेना है तो ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब आप देख रहे होंगे तो कोई कार्बन जो नेबरिंग 1 कार्बन या 0 कार्बन से कनेक्टेड है, अब लाइक मीथेन का कार्बन है वो तो किसी कार्बन से जुड़ा नहीं होगा, तो मीथेन के कार्बन को आप प्राइमरी या वहाँ एक बेहतर वर्ड है सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl उसका जो कार्बन होगा वो प्राइमरी होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर सच कार्बन एटम which linked with 0 और 1 कार्बन एटम। तो ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं और 1 डिग्री सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेकेंडरी के लिए सच कार्बन एटम which linked with 2 कार्बन एटम्स। तो ऐसे कार्बन को आप सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अगर बात टर्सरी की हो तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे आपका टर्सरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो। तो सच कार्बन एटम which linked with 3 कार्बन एटम्स। और इसी प्रकार फिर
क्वाटरनरी के लिए हो जाएगा आपका सच कार्बन एटम which linked with 4 carbon atoms, तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। अब हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन के लिए एक दो एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। सपोज किया जाए कि हमारे पास ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और हमें इस केस में अलग अलग कार्बन एटम्स के डिग्री डिसाइड करने हैं। तो अब आप यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये इंड हो गया, ये इंड हो गए, ये इंड हो गए। यहाँ से अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए सोचें तो 4 कार्बन चूँकि मेरे स्केलेटन में कंटिन्यू था तो हम 4 कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लेफ्ट से सेकेंड पर आपका एक मिथाइल लगा हुआ है और फिर राइट से सेकेंड पर 2 मिथाइल कनेक्टेड थे जिनको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए। इसके बाद टेट्रावैलेंट कंडीशन को आप पूरा कर देंगे। अब यहाँ पे CH3 आएगा, अगले पोजीशन पे भी आपको CH3 दिख रहा है। ये तो टेट्रावैलेंसी पूरा है। फिर नीचे के कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे और राइट कार्बन का भी कंडीशन CH3 है। तो अब अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड करें तो आप देख सकते हैं ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री होगा, फिर ये कार्बन भी एक कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री होंगे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इंड के, मैं इनके लिए इंडिकेशन लिख रहा था, तो ये 1 डिग्री होंगे। अब ये कार्बन लेफ्ट से जो सेकेंड है आपका, तो 1 2 3, चूँकि ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये टर्सरी होगा। और ये जो कार्बन है आपका ये ऑलरेडी 4 कार्बन से जुड़ा है तो दिस इज क्वाटरनरी। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, फिर हम लिखना चाह रहे हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन, नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एंड नंबर ऑफ क्वाटरनरी कार्बन 4 डिग्री कार्बन। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो प्राइमरी कार्बन का नंबर आपके पास 5 आ गया। अगर हम देखें इस केस में तो मेरा सेकेंडरी कोई भी नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन 0। अगर नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन तो 1 है मेरे पास, तो नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन 1 एंड नंबर ऑफ क्वाटरनरी कार्बन 1। यहाँ ध्यान रखना है कि जब कभी क्वाटरनरी कार्बन होता है तो अपने साथ वो किसी अदर एटम या ग्रुप को जुड़ने नहीं देता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट पॉइंट के रूप में, क्वाटरनरी कार्बन will be inert into nature। ऐसा लिखने का अर्थ हो गया कि इसके साथ कोई अदर एटम या ग्रुप कनेक्ट नहीं होते हैं। इसी में हम लोग यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और भी समझें, दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस प्रकार हमने डिग्री ऑफ कार्बन को देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, अगर आपसे कभी भी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाता है तो इसके लिए ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, जिस डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड है, वही हाइड्रोजन का डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन विल डिपेंड्स ऑन और डिपेंडेंट ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। अब जैसा कि आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, यदि हम इसी एग्जाम्पल में देखें तो अब इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन यदि पूछा जाता कि कितना है, फिर हमसे पूछ रहा है सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है या टर्सरी हाइड्रोजन कितना है। क्वाटरनरी हाइड्रोजन का नंबर किसी भी कंपाउंड में पूछा जाए तो वो आंसर हमेशा 0 होगा, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन अपने साथ हाइड्रोजन को जुड़ने नहीं देता है। तो आप यहाँ अगर इस केस में देख पा रहे हो
कि प्राइमरी कार्बन का नंबर 5 है। तो अब हम लोग काउंट करते हैं। देखिए प्राइमरी के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ भी 3, अगले कार्बन में भी 3, अगले में भी 3 और यहाँ भी 3। इसलिए फर्स्ट केस में हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर टोटल 15 हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कार्बन है ही नहीं, तो फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? 0 होगा। अगर हमसे पूछा जा रहा है टर्सरी हाइड्रोजन, तो टर्सरी हाइड्रोजन एकमात्र यहाँ पे है आपका लेफ्ट से सेकेंड कार्बन पे, इसलिए आप टर्सरी हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो आंसर 1 होगा। और जैसा कि मैंने पीछे भी कहा कि अगर हमें यहाँ क्वाटरनरी हाइड्रोजन पूछा जा रहा है तो अगेन दिस आंसर इज 0। अब आइए अभी के थ्योरीज से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स और ट्रिक्स हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि जनरली क्या होता है, मोर देन 2 कार्बन के लिए आप जिगजैग लाइंस का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे लिए मॉलिक्यूल दिया हुआ है कुछ इस तरह से, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाएगा और आपसे बोलेगा क्वेश्चन या कहीं रिक्वायर्ड है आपको इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लेना, तो आप देखिए इन केसेस में क्या होता है। अब फर्स्ट कंपाउंड है, आपको थ्योरी पता है कि एंड पॉइंट पे कार्बन होता है, तो यहाँ तो कोई भी स्टूडेंट इजीली सोचते हैं कि भाई कार्बन है। लेकिन अब जरा सा सोचिए कि ये बीच का डबल लाइन जो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हवा में तो नहीं होगा, उसके लिए कनेक्शन के लिए तो कार्बन चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ 2 और कार्बन है, तो टोटल इस मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है, लेकिन आपको स्ट्रेट फॉर्म में खींच दिया था। तो अब आप इसे एक्सपेंड करते समय कुछ इस तरह से सोचेंगे कि यहाँ पे 4 कार्बन है और सेकेंड थर्ड के बीच डबल बॉन्ड, फिर आप यहाँ टेट्रावैलेंसी पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड हाइड्रोजन का नंबर डालते हैं। तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। सेकेंड केस में आइए, फिर इसी तरह से एंड्स पे कार्बन होंगे और यहाँ बीच में भी कार्बन था जिनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे 4 कार्बन का स्केलेटन और बीच के सेकेंड और थर्ड पोजीशन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होंगे। फिर लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ 3 1 4 टेट्रावैलेंसी स्टेट पूरा है इन दोनों कार्बन का, इसलिए हम सिर्फ लास्ट में हाइड्रोजन देंगे। अब सिमिलरली आप थर्ड क्वेश्चन में देखें तो 1 2 3 एंड 4, तो इस तरह से 4 कार्बन का स्केलेटन था। यहाँ स्टार्टिंग और लास्ट में आपके 2 डबल बॉन्ड थे। इसके साथ लेफ्ट से अगर हम शुरू करें तो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और फिर लास्ट में 2 हाइड्रोजन। तो इसके लिए आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि it is found that in some cases of double bond or triple bond containing species, in case of more than 2 carbon atoms, straight lines are used for bond line structure। अब आइए अगले पॉइंट्स के रूप में आप ये ध्यान रखते हैं कि जब कभी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन को आप एक्सपेंड करते हैं तो आप सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करके यदि छोड़ देते हो तो वो गलत माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इस रूप में स्केलेटन रिप्रेजेंट कर लें और इसी मॉलिक्यूल का एक दूसरा फॉर्म, तो आप देखिए सेकेंड केस में मैं हाइड्रोजन डाल रहा हूँ और फर्स्ट केस में अगर कभी आप बाय मिस्टेक ही सही
लेकिन यूं ही छोड़ देंगे मॉलिक्यूल को बिना हाइड्रोजन का यूज़ किए तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज राइट कॉन्सेप्ट, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, कार्बन एटम्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड विदाउट हाइड्रोजन एटम्स। तो ये सब पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए। एक और पॉइंट अगर हम लोग लिखें तो मल्टीपल बॉन्ड्स के रूप में आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो तो आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कोशिश रखिए कि जब कभी उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जहाँ तक पॉसिबल है उन डबल बॉन्ड्स को या ट्रिपल बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट करते समय अदर बॉन्ड से जितना सेपरेशन दिखाएं उतना बेहतर है। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट लिखते हैं कि इफ डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड देन, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड अलोंग विथ अदर बॉन्ड्स then it is represented into such a way that it will as far as possible, जहाँ तक आप सेपरेशन रखें उतना बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का केस है, इसी का एक फॉर्म मैंने ये मान लिया और सेम कंपाउंड है जिसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा ये फॉर्म लेना सही है, ये फॉर्म लेना गलत है। अब अगले पॉइंट के रूप में आप ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ग्रुप्स के आप कह सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म या एब्रिविएटिव फॉर्म्स यूज होते हैं। लाइक आप मिथाइल के लिए देखिएगा कहीं Me लिखा होगा, कहीं CH3 लिखा होगा या इंट्स के रूप में उसे छोड़ दिया जाएगा। सिमिलरली इथाइल के लिए ET, प्रोपाइल के लिए PR, ब्यूटाइल के लिए BU, ये सब कुछ वर्ड्स हैं। इसलिए हम लोग लिखते हैं सम स्पेशल वर्ड्स और सिंबल कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्स। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं उसके फॉर्म और सिंबल, इसका हम लोग एक टेबल देखते हैं। अब सपोज करिए जैसा कि हम लोगों ने देखा ग्रुप के रूप में आपके लिए मिथाइल हो तो इसका फॉर्म क्या है, CH3 आप लिखते हो नॉर्मली फार्मूला के रूप में, बट इसके लिए सिंबॉलिक फॉर्म में आप Me अगर लिखा हुआ देखें तो वो मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड केस में अगर हम इथाइल के लिए सोचें तो फार्मूला वाइज ये हमें C2H5 लिखा हो सकता है, अदरवाइज ये CH3 CH2 के फॉर्म में भी हो सकता है, और इसके लिए जो सिंबल यूज़ करना है वो ET। अगर हम बात करें थर्ड केस प्रोपाइल के लिए तो फार्मूला के रूप में ये C3H7 के फॉर्म में होगा, अदरवाइज फिर ये CH3 CH2 CH2 इस फॉर्म में रहता है। तो इसके लिए आपका सिंबल हो जाता है PR। सिमिलरली अगर हम ब्यूटाइल के केस में देखें तो फार्मूला होगा इसके लिए C4H9, और हम लिख सकते हैं फिर ऐसे तो नॉर्मल आइसो नियो भी इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, बट अभी हम लोग नॉर्मल मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे BU आप लिखते हैं। नॉर्मल आइसो नियो का जहाँ तक मामला है तो स्मॉल n
नॉर्मल के लिए यूज होता है, आई फॉर आइसो एंड कैपिटल एन इज यूज्ड फॉर नियो। तो अगर कहीं पर अब सपोज करिए आपको NBuOH लिख दिया, इसका मतलब है ये कंपाउंड हो गया मेरा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी कॉमन नेम है ये। तो आइए लौटते हैं फिर इस पॉइंट पे। जैसा कि मैंने बताया कि मिथाइल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Me, इथाइल का Et, प्रोपाइल के लिए Pr, ब्यूटाइल के लिए Bu। अब सपोज करते हैं नेक्स्ट केस में आपके लिए फिनाइल ग्रुप में डालूं, तो फॉर्मूला वाइज इसे C6H5 लिखते हैं। अदरवाइज आप इसे बेंजीन रिंग के फॉर्म में देखेंगे, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होंगे और यहाँ से आप एक हैंड फ्री दर्शाते हैं जिनसे अदर कोई भी ग्रुप कनेक्ट होता है। तो इसके लिए दो सिंबल आपको यूज किया जाता है, PH और कभी कभी आप फाई का भी यूज देखते हैं, तो ये भी फिनाइल को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए अगले पॉइंट के रूप में आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एक और ख़ास ख्याल रखेंगे कि इन जनरल आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, लेकिन अगर हाइड्रोजन का लिंकेज अदर देन कार्बन के साथ हो, लाइक सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो आपको उसको मस्टली इंडिकेट करना होता है। तो हम लोग लिखते हैं अगले पॉइंट के रूप में कि इफ हाइड्रोजन एटम will present with any other atom or other element except carbon, then it must be represented into बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कि अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में ये मॉलिक्यूल देखते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ हो, सपोज किया जाए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एमीन का कोई भी केस आप रख लें, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करना मस्ट है। अगर ये हाइड्रोजन एटम छूट जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए सोचें तो 1 2 3 कार्बन का ये चेन है आपका, और इसके साथ थायोल ग्रुप कनेक्टेड था, तो 1 2 3 और इसके साथ हम लोग रखेंगे SH को। साथ ही दूसरा चीज़ आप ध्यान रखा करेंगे कि जब बॉन्ड लाइन से आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं तो SH OH या NH के बीच अगर सपोज करिए यहाँ NH को कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो, तो आप उसे एक्सपेंड करना ना भूलें, उनके बीच बॉन्ड दर्शाना नहीं भूलें। तो अब आप आइए इसके कार्बन के साथ अगर हम हाइड्रोजन को कनेक्ट करें तो 3, फिर नेक्स्ट के साथ 2, फिर अगले में भी 2। सिमिलरली आप इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन्स था, 1 2 3 कार्बन्स था। तो आपका ये फॉर्म में बदल दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेकेंडरी एमीन के लिए था, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन का तीनों वैलेंसी पूरा हो गया है। अब आइए, अभी तक हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जो कुछ थ्योरीज देखे हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट डाउन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन present into normal, iso and neo पेंटेन। ये जो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं उनके लिए आपसे पूछा जा रहा है
कि डिफरेंट टाइप्स के जो कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे उनका नंबर्स क्या है। तो आइए अब इसके आंसर के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम लोग सोचें तो पहला फॉर्म हम लिख रहे हैं नॉर्मल पेंटेन के लिए, तो 1 2 3 4 5 दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल पेंटेन। सेकेंड केस आप रखेंगे आइसोपेंटेन, तो 1 2 3 4 किसी भी डायरेक्शन से सेकेंड कार्बन पे आप एक मिथाइल को रख लें, तो दिस इज आइसोपेंटेन। एंड नाउ नियोपेंटेन, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया आपके नियोपेंटेन का। अब चूंकि डिग्री ऑफ कार्बन के साथ साथ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का भी ये केस है, इसलिए हम लोग इसे कम से कम कंडेंस्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे CH3 का कंडीशन है, अगला पॉइंट CH2, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट CH2 एंड लास्ट कार्बन इज CH3। इसी तरीके से सेकेंड केस में CH3, यहाँ पे आपका CH3, CH3 और रेस्ट कार्बन में देखिए यहाँ पे C के साथ एक H होगा तो आप CH रख सकते हैं और यहाँ पर CH2। इस केस में 4 CH3, जितने भी टर्मिनल कार्बन हैं इनका कंडीशन CH3 है और रेस्ट जो एक कार्बन यहाँ सेंट्रल है वो C है। तो अगर हम डिग्री की बात करते हैं, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये कार्बन 2 से कनेक्टेड है 2 डिग्री, अगला भी 2 डिग्री होगा और फिर लास्ट कार्बन 1 डिग्री। तो फर्स्ट केस में अब आपके लिए देखिए आंसर हो गया नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन। अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2, एक लेफ्ट और एक राइट। नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन आप लिखते हो तो इसका आंसर होगा 3। नंबर ऑफ टर्सरी और क्वाटरनरी के लिए फिर देखा जाए तो टर्सरी कार्बन 0, क्वाटरनरी कार्बन का आंसर भी आपका 0 आएगा। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, तो आपने पीछे थ्योरी में सीखा है कि प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर अगर हम लिखेंगे तो 3 लेफ्ट है आपका और 3 राइट है, इसलिए टोटल 6 हो जाएंगे। आप फिर से देख लें, 3 यहाँ राइट साइड और 3 लेफ्ट, तो टोटल 6 प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 4 एंड 6। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन इज ऑल्सो 6 into numbers, but tertiary hydrogen will be 0 and quaternary hydrogen will also 0। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड केस में देखते हैं तो ये प्राइमरी कार्बन होगा, टर्मिनल है, प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा। अब ये कार्बन आपका टर्सरी है चूँकि 3 कार्बन से कनेक्टेड है और ये सेकेंडरी है। अब यदि हम लोग यहाँ पे प्राइमरी कार्बन के लिए नंबर लिखते हैं, फिर इसी प्रकार सेकेंडरी के लिए टर्सरी कार्बन का नंबर और क्वाटरनरी कार्बन का नंबर। तो अब आप देखें आइसोपेंटेन के केस में 1 2 3 देयर आर 3 प्राइमरी कार्बन्स, सेकेंडरी कार्बन 1 है, टर्सरी कार्बन 1 है, क्वाटरनरी कार्बन 0। तो अब फिर इसी प्रकार आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3 3 3 टोटल 9 हाइड्रोजन हो जाएंगे। जो प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर अगर आपसे पूछ रहा है तो 9 हाइड्रोजन होंगे। सेकेंडरी में आपका 2 है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर 2, टर्सरी हाइड्रोजन का नंबर इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टर्सरी हाइड्रोजन है तो आपका 1 हो जाएगा और क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज 0। क्वाटरनरी तो किसी भी केस में 0 होता है। अब आ जाए इस केस में आपका ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और सेंट्रल कार्बन 4 डिग्री। तो प्राइमरी कार्बन का नंबर इस केस में 4 होगा, सेकेंडरी कार्बन नॉट प्रेजेंट 0, टर्सरी कार्बन इज ऑल्सो एब्सेंट तो 0, क्वाटरनरी कार्बन इज 1। फिर अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर आपसे पूछते तो दिस केस रिप्रेजेंट दैट इन केस ऑफ नियोपेंटेन all the 12 हाइड्रोजन एटम्स आर प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर 12, सेकेंडरी के लिए 0, टर्सरी के लिए 0 और क्वाटरनरी हाइड्रोजन भी 0 होगा। इसलिए हम लोग यहाँ से एज ए नोट पॉइंट ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि इन केस ऑफ नियोपेंटेन ऑल द हाइड्रोजन विल बी प्राइमरी हाइड्रोजन।
तो लिखते हैं इनटू ऑल आइसोमर ऑफ पेंटेन, या आप यहाँ चेन आइसोमर भी रख सकते हैं। तो इनटू ऑल चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, नियोपेंटेन contain maximum number of प्राइमरी हाइड्रोजन। तो आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।